औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमारा आज का टॉपिक है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। आप में से ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम जो है वो 1906 में इसको कायम किया गया, इस पार्टी को, क्योंकि इससे पहले बरे सग़ीर पाक व हिंद के अंदर सिर्फ एक पार्टी थी जो लोकल, जो कि अंग्रेज़ ने बनाई थी। ये अभी हमने पीछे तहरीक अलीगढ़ पढ़ा है और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ ली हैं कि जो कांग्रेस है वो अंग्रेज़ों ने बनाई थी पहली सब कॉन्टिनेंट के अंदर पहली एक सियासी जमात। लेकिन जब उसको बनाया गया तो उसमें बहुत ऐसे उसके मेंबरान थे जो कोई बहुत ज़्यादा कोई मजबूत किस्म के मेंबर्स नहीं थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान को अंदाज़ा हो गया था कि ये कुछ अरसे के बाद इस पार्टी पे जो ताकतवर हिंदू हैं उनका कब्ज़ा हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार नहीं की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को अंदाज़ा होता चला गया कि क्योंकि हिंदू काबिज़ हो गए कांग्रेस पर और मुसलमानों का वहाँ पर कोई इतना ख़ास जो है वो हिस्सा नहीं रह गया और ना ही वो मुसलमानों के हकूक़ के लिए बात कर रहे थे। तो इस वजह से मुसलमानों ने ये सोचा कि वो अपनी उनकी अलग पार्टी होनी चाहिए। तो इस अपनी पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिसका नाम रखा गया, उसका क़याम 1906 में ढाका में अमल में लाया गया। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना इजलास ढाका में मुनक्कद हुआ और ये हमने पीछे पढ़ लिया है तहरीक अलीगढ़ में कि मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो भी सर सैयद अहमद ख़ान ने इसको कायम किया था। और उसके मकासद क्या थे? मकासद उसके यही थे कि ये जो तहरीक अलीगढ़ चल रही थी उसमें जो कुछ वहाँ पे हो रहा था, जितनी इम्प्रूवमेंट वो कर रहे थे, जितना कुछ कर रहे थे, जो बेहतरी ला रहे थे, उसके लिए लोगों को मालूमात फ़राहम करना, उनको बताना कि क्या क्या कर लिए हैं ताकि लोगों को पता चले कि उनके लिए, मुसलमानों को ख़ास तौर पर, कि उनके लिए क्या बेहतरी हो रही है, इस तहरीक के अंदर क्या क्या चीज़ें की गई हैं। तो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी उसका सालाना इजलास ढाका में मुनक्कद हुआ 1906 में। इजलास के इख्तिताम पर नवाब सलीमुल्लाह, नवाब ऑफ ढाका जो है वो बांग्लादेश का सिटी, उसके उस वक्त के नवाब थे सलीमुल्लाह ख़ान। उन्होंने हाज़रीन से खिताब किया और नवाब वक़ार उमर की सदारत में ख़ुसूसी इजलास का एहतमाम किया गया। नवाब सलीमुल्लाह ख़ान ने वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए तजवीज़ पेश की कि मुसलमानों के लिए एक मुस्तकिल सियासी जमात होनी चाहिए। इजलास में मौजूद तमाम शुरा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तजवीज़ को कबूल कर लिया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम कर दी गई। इस इजलास में और लोग भी शामिल थे, जिनमें नवाब वक़ारुल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल ख़ान, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, नवाब समीउल्लाह ख़ान और जस्टिस शाहदीन वग़ैरह भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम हुई। सर सैयद ने मुसलमानों को सियासत से दूर रहने की नसीहत की थी, पर 19वीं सदी में पूरी तरह इस पर अमल तो उन्होंने किया, लेकिन जैसे ही 20वीं सदी का आगाज़ हुआ और उन्हें हिंदुओं का और अंग्रेज़ों के रवैये का पता चल गया कि अंग्रेज़ जो हैं हिंदू उनको यहाँ से निकालना चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं का असल मकसद ये है कि वो अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल के ख़ुद हुकूमत पर कब्ज़ा कर लें। तो 19वीं सदी के अंदर जो है वो तो मना किया रखा, लेकिन जैसे ही 20वीं सदी का आगाज़ हुआ और फिर ये 1906 में मुसलमानों की अपनी जमात का क़याम अमल में आ गया, तो फिर मुसलमानों को इस चीज़ की इजाज़त दे दी गई कि वो सियासत में भरपूर हिस्सा लें। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग के क़याम का पस मंज़र क्या था, यानी कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हुई थी जिसकी वजह से ये ज़रूरी हो गया था कि मुसलमानों की अपनी एक जमात का होना ज़रूरी था। उसके बगैर मुसलमान अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते थे। सबसे पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अंग्रेज़ों ने कायम की, 1985 में कायम हुई और उस पर जो है वो 20वीं सदी के आगाज़ में ही इंतहा पसंद जितने हिंदू थे वो सारे गालिब आ गए। जैसे अब आप अगर मौजूदा आप में से किसी ने ख़बरें सुनता हो, कोई हालात हाज़रा को देखते हो, तो आपको पता होगा कि इंडिया के क्या हालात हैं।
इंडिया में अब मोदी जो वज़ीर आज़म हैं वो भी कह लें कि इंतहा पसंद हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि मुसलमानों को देखना ही नहीं चाहते हिंदुस्तान के अंदर। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है और इसके अंदर और किसी मज़हब की, किसी लोग की, किसी शख्स की, किसी की गुंजाइश ही नहीं है। वो सिर्फ हिंदुओं को ही देखना चाहते हैं, और हिंदुओं में भी वो आला नस्ल के हिंदुओं को जो अपने उन जैसे हैं वो इंतहा पसंद। तो कांग्रेस जो है हिंदू फ़िरका प्रस्तों के हाथों में उस वक्त भी खेल रही थी, जैसे कि आज जो है हिंदुस्तान के अंदर ये फ़िरका प्रस्त टोला सबसे ऊपर आ गया हुआ है। उनकी कोशिश थी कि पूरे मुल्क में एक शरीयत की हुकूमत कायम हो जाए। मुस्लिम लीडरों ने कांग्रेस के असरात का जायज़ा लिया और मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम करने का फ़ैसला कर लिया। दूसरी चीज़ जो थी वो मुतअस्सिब हिंदू तहरीकें थी। 19वीं सदी के आखिर में हिंदुओं में कई इंतहा पसंद और मुतअस्सिब तहरीकें, जिनमें आर्य समाज और हिंदू महासभा वगैरह पैदा हुई। एक तो कांग्रेस जो है वो भी, उसके अंदर भी इंतहा पसंद हिंदू थे, लेकिन उसके अलावा भी इनकी तहरीकें थी जिसमें आर्य समाज और हिंदू महासभा, यानी ये कट्टर किस्म के हिंदू थे जो कि अपने अलावा किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। ये सब रामराज के क़याम का ख्वाब देख रहे थे। रामराज के क़याम का ख्वाब से मुराद यानी हिंदुओं की हुकूमत, हिंदुओं के हाथ में सारा कुछ वो देख रहे थे, और उन्होंने मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियाँ इख्तियार कर ली थी। इनकी सरगर्मियों का मुकाबला करना भी लाजमी था। तो ये वजह भी बनी कि मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। फिर उर्दू हिंदी तनाज़ा, इस पर हम डिटेल में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया है, तहरीक अलीगढ़ में भी, कि हिंदू जो हैं वो पहले तो मुसलमानों के दौरे हुकूमत के अंदर फ़ारसी जो है वो कौमी ज़ुबान का दर्जा रखती थी, लेकिन बाद में ये उसकी जगह उर्दू आ गई। लेकिन उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानें जो हैं वो अरबी रस्मुल ख़त में हैं, लेकिन हिंदुओं ने ये शोशा छोड़ दिया कि यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर हमारी जो है वो हिंदी ज़ुबान होनी चाहिए। और हिंदी ज़ुबान आपको पहले भी बताया था कि ये देवनागरी रस्मुल ख़त में थी, है। देवनागरी रस्मुल ख़त ऐसा ख़त है कि जो टोटली ना अरबी, उर्दू, फ़ारसी किसी के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो टोटल एक डिफरेंट स्टाइल में लिखा जाता है। वो इंग्लिश की तर्ज पर वो लेफ़्ट साइड से लिखना उसको स्टार्ट करते हैं, जबकि हमारी अरबी, उर्दू, फ़ारसी तीनों जो हैं वो हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये मुतअस्सिब हिंदुओं की जितनी तंजीमें थी वो हिंदी के हक़ में उन्होंने अपना पूरा ज़ोर लगाना शुरू कर दिया। तो सर सैयद अहमद ख़ान को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि वो इतनी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो जिसके बाद जो है उन्होंने अपनी एक अलग जमात बनाने के लिए भी जो है वो मुसलमानों को सियासत में आने का कहा, और फिर उन्होंने अपना हर चीज़ जो है वो सेपरेटली करना शुरू कर दी हिंदुओं से अलग होकर। फिर तकसीम बंगाल, अंग्रेज़ हुकूमत ने 1905 में, ये जो अब मौजूदा बांग्लादेश है, ये इससे पहले जो है वो अंग्रेज़ दौर में बहुत बड़ा इलाका था, उसको बंगाल कहा जाता था। और इतना बड़ा इलाके का इंतज़ाम जो है वो संभालना किसी एक गवर्नर के लिए या एक सूबाई हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल। जैसे अभी ये हमारा पंजाब है, पंजाब पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा है, और इसके बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि लाहौर इसका दारुल खिलाफा है यहाँ पे, और पूरे पंजाब से जो वो डीजी खान तक लोग जो है, अगर किसी को कोई काम है हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से, इनका सेक्रेटेरिएट क्योंकि लाहौर में है, तो उन्हें वहाँ से वो चलना पड़ता है और इतने घंटों का सफ़र करके लाहौर जाना पड़ता है। तो यही अगर सूबे छोटे हों, छोटे इलाके हों, तो उनके हकूक़ अवाम के जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ करना आसान हो जाता है। तो उस वक्त बंगाल भी जो है वो एक बहुत वसी और अरीज़ सूबा था, तो उसको अंग्रेज़ों ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया इंतज़ामी लिहाज से। वो चाहते थे कि इसका इंतज़ाम बेहतर हो, उसका मकसद जो है वो इंतज़ामी इस्लाह थी, लेकिन हिंदुओं ने उसको हिंदू दुश्मनी से ताबीर किया। क्यों किया? क्योंकि एक हिस्से के अंदर मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में थे। ये इत्तफाक था कि तकसीम बंगाल के बाद नए सूबे मशरक़ी बंगाल में मुसलमानों को बहुत से फ़वाइद हासिल हुए। मशरक़ी सूबे में मुसलमान अक्सरियत में थे, उन्हें हर शोबे में तरक्की के इम्कानात नज़र आए। ढाका में यूनिवर्सिटी, हाई कोर्ट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर हुकूमती इदारे बना दिए गए, जिससे मुसलमानों को तालीमी, अदालती, इंतज़ामी, मुआशी फ़वाइद हासिल हुए। हिंदू ताजर, हिंदू वकला और हिंदू ज़मींदार तकसीम बंगाल के ख़िलाफ़ सफ़ारा हो गए,
और हिंदू रद्द-ए-अमल से मुसलमानों को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म होने का पैगाम मिला और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तख्लीक हो गई। ये 1905 में बंगाल को तकसीम किया गया था, जो कि बाद अज़ां इसको मनसूख कर दिया गया था कुछ सालों के बाद। लेकिन ये जब हिंदू इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए तो इस चीज़ ने भी एक बुनियाद फराहम की मुसलमानों को कि उनको अपनी पार्टी जो है वो एक सियासी जमात बना लेनी चाहिए। फिर हिंदू क़यादत 20वीं सदी में हिंदुओं की क़यादत मतवाज़न और रोशन ख़याल अफराद के हाथों से निकलकर मुल्क दुश्मन फ़िरका परस्त और मुतअस्सिफ़ शख्सियतों के हाथ में आ गई, जिनमें मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी वगैरह शामिल थे, जो हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ उभारते थे। उनकी सरगर्मियों के मुकाबले के लिए मुसलमानों ने एक मरकज़ी सियासी जमात बनाने की तजवीज़ मंजूर की। यानी बेसिकली हिंदुओं का रवैया, उनकी बढ़ती हुई जो है वो इश्तिआल अंगेज़ी उन मुसलमानों के ख़िलाफ़, उनकी सोच, उनके अमल, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मुस्लिम लीग के क़याम का बायस बनी। फिर शिमला वफ़द सेक्रेटरी बराए अमूर हिंद लॉर्ड मार्ले ने पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए ऐलान किया कि बर्र-ए-सग़ीर में जल्द सियासी इस्लाहात मुतारफ़ कराई जाएंगी और सियासी इदारों में मुकामी बाशिंदों को नुमाइंदगी दी जाएगी। मुसलमानों ने अपने लिए मुतनासिब नुमाइंदगी के हसूल की खातिर लॉर्ड मिंटो वाइसराय हिंद से एक वफ़द की सूरत में जाकर 1906 में मुलाकात की। शिमला वफ़द ने मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाबी तरीके का मुतालबा किया। लॉर्ड मिंटो का जवाब खासा हौसला अफजाई था, यानी वो इस बारे में मान गया। उसने कहा कि हाँ, वाकई मुसलमानों को भी जो है वो इंतखाबात में उनका हिस्सा होना चाहिए। तो अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों ने अपनी मुस्तकिल सियासी जमात कायम करने का फ़ैसला किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वजूद मिला। तो ये सारी जो हैं वो वजूहात थी जिसकी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। फिर हम आ जाते हैं जी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद। यानी कोई भी तंजीम जब कायम की जाती है, कोई भी जमात कायम की जाती है, तो डेफिनेटली उसके पीछे उसके मकासद होते हैं कि ये इसको क्यों अमल में लाया गया। तो इजलास में नवाब वक़ार और मुल्क ने अपना सदारती खुतबा पढ़ा। मुस्लिम लीग के क़याम की करारदाद पेश हुई, जिसे मंजूर कर लिया गया। नवाब सलीमुल्लाह ने करारदाद में जमात के अगराज़ व मकासद बयान किए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुसलमान और अंग्रेज़ हुकूमत के दरमियान मुफाहमत की फ़ज़ा पैदा करना, मुसलमानों में हुकूमत के लिए वफ़ादारी के जज्बात को फ़रोग़ देना। यानी अंग्रेज़ ये ना समझे कि सिर्फ मुसलमान टोटली अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ है, बल्कि असल में तो हिंदू भी उनके ख़िलाफ़ थे। लेकिन हिंदुओं ने जो है वो अपनी चालाकी से अंग्रेज़ों पर यह साबित कर दिया था कि हिंदू अंग्रेज़ों के हक़ में है, जबकि मुसलमान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हैं। तो इस जमात के मकासद में ये भी था कि अंग्रेज़ों के सामने इस हकीकत को लाया जाए कि ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़ व मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना और इनके मुतालबात को हुकूमत के सामने पेश करना। और फिर था मंदरजा वाला मकासद को नुकसान पहुँचाए बग़ैर मुसलमान और दूसरी अक़वाम के दरमियान मुफाहमत पैदा करनी। यानी ऊपर वाले जो हमारे दो चीज़ें थे, 2 पॉइंट्स थे, अंग्रेज़ों को सामने क्लैरिटी करना, हिंदुस्तान के अंदर हकूक़ जितने हकूक़ थे, हमारे मुफादात थे, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना और अपने हकूक़ और मुफादात को कह लें कि उस पर ज़द आए बग़ैर दूसरी अक़वाम के दरमियान भी मुफाहमत पैदा करना, उनको भी अपने साथ मिलाना। फिर जी मुस्लिम लीग की तंजीम, उस वक्त जो मुस्लिम लीग जब बनी तो 60 अफराद पर मबनी एक वर्किंग कमेटी उसकी तश्कील दी गई। वर्किंग कमेटी मीन जिसने सारे काम करने होते हैं। सर आगा ख़ान को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर बनाया गया। शुरू में सर आगा ख़ान इसके सदर थे। फिर सैयद हसन हुसैन बिलग्रामी सेक्रेटरी के ओहदे के लिए चुने गए। मोहसिन मुल्क और वक़ार मुल्क जॉइंट सेक्रेटरी बना दिए गए और मुस्लिम लीग की एक ब्रांच लंदन में भी कायम कर दी गई। इसके सरबराह सैयद अमीर अली को बनाया गया। ठीक है। फिर जी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जुदागाना इंतखाबी तरीका 1909 के एक्ट में शामिल करवा के एक अजीम कामयाबी हासिल की। यानी मुस्लिम लीग ने हासिल क्या किया इन मकासद के कायम होने के बाद? सबसे पहले उन्होंने 1909 में एक एक्ट शामिल करवाया जिसमें जुदागाना इंतखाबी तरीका होना चाहिए। यानी अंग्रेज़ों से उन्होंने पहले ही बात कर दी थी कि मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाबी तरीका होना चाहिए। मतलब
मुसलमान अपने नुमाइंदों को चुने, हिंदू अपने नुमाइंदों को चुने। ऐसा ना हो कि एक नुमाइंदा खड़ा हो और एक इलाके के अंदर अगर 40% हिंदू है और 60% हिंदू और 40% मुसलमान हैं, तो हिंदू अगर नुमाइंदा और मुसलमान दोनों आपस में मुकाबले पे होंगे तो डेफिनेटली हिंदू जीत जाएगा। तो इसलिए उनकी आबादी के तनासब से उनको सीटें दी गई कि हिंदू जो हैं, हिंदू वोट हिंदू को दें, वो अपना नुमाइंदा चुने, और मुसलमान अपने वोट मुसलमानों को दें, यानी आबादी के लिहाज से उनकी सीटें हों। मुख्तलिफ सूबों में हाई कोर्टों के जजेस के तौर पर भी मुसलमानों को तैनात किया गया। ये भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कामयाबी थी कि उसने इस चीज़ को, इस हकूक़ को भी हासिल कर लिया। फिर वज़ीर अमूर हिंद की काउंसिल में एक मुसलमान शामिल करवाया गया जिसका नाम सैयद हुसैन बिलगरामी था, और औकाफ एक्ट को हतमी शक्ल दिलवाई गई। यानी उस दौर में मुसलमानों ने काफ़ी इस जमात को वजूद में लाने के बाद फिर इससे काफ़ी सारे सियासी मकासद भी हासिल किए। ठीक है गर्ल्स, ओके जी, ये था हमारा आज का लेक्चर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग।